नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हमारा आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि आदिवासी, जब भी हम लोग एक वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में किस प्रकार का सबसे पहले ख्याल आता है। बात सुन रही है? मतलब स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? हमारा पुराना सोच, जो कि बहुत ही गलत सोच है। आदिवासी का मतलब तो आपको पता चल रहा है कि मतलब हम किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर है, 8% है, आपको पता चला पिछले वाले क्लास में। स्टेरियोटाइपिंग का मतलब होता है एक ऐसा सोच जो कि बहुत ही पुराना सोच है, उसको बदलने की जरूरत है। तो देखते हैं कि आखिर आदिवासी के बारे में हमारा क्या सोच है। खैर देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, वी यूजुअली शो आदिवासी कम्युनिटीज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हैड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। अच्छा देखो, जब भी हम लोग आदिवासी एक वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्या आता है? इमेज कलरफुल कॉस्ट्यूम, मतलब कि कपड़ा जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार टाइप का होगा, रंग बिरंगा वो लोग ज़्यादा पहनते हैं कपड़ा। हेड गियर, ऊपर सर पे एक टोपी होगा जो कि वो अक्सर वो लोग लगाते हैं अपना। और बेसिकली डांसिंग के तौर पे वो लोग, आदिवासी लोग ना, एक से एक डांसिंग भी जानते हैं और उनका डांस बिल्कुल हम लोगों के डांस से अलग होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग आदिवासी का वर्ड, मतलब कि आदिवासी एक वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में जो उनका एक इमेज बनता है वो इसी प्रकार का बनता है कि नहीं? एकदम चमकदार कपड़ा, ऊपर एक टोपी सर पे, डांस करता हुआ, इस प्रकार का बनता है। लेकिन क्या ये हकीकत है? क्या हर बार हम लोग इसी प्रकार से आदिवासी को शो करते हैं? क्या रियलिटी ये है? नहीं, रियलिटी तो ये है कि इससे कई ज़्यादा बढ़कर वो लोग रहते हैं। मतलब कि उनका भी जो तरीका रहने का है वो हम लोगों से कम नहीं है। वो लोग भी अपने जीवन को बहुत ही इंजॉय करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। बट इन रियलिटी वी नो वेरी लिटिल अबाउट देयर लाइव्स। कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में ना, हकीकत में इनके बारे में हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। इनका रहने का तरीका सबसे अलग है, इनका खाने पीने हर चीज़ का तरीका इनका अलग है। लेकिन अब इसका मतलब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं, या फिर कोई नहीं कह सकता कि इनका जीवन बहुत ही खराब बीतता है। नहीं, इनका जीने का तरीका ही अलग है। हर छोटे चीज़ में ये लोग खुशी खोज लेते हैं, तो अच्छी बात है ना बेसिकली। और सबसे बड़ी बात तो ये लोग नेचर के बीच में रहते हैं, तो इनसे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो वी यूजुअली शो आदिवासी कम्युनिटीज एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कही गई है कि आदिवासी को अक्सर हम लोग क्या समझ लेते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल एकदम पुराने लोग, जिनका एकदम विचार बिल्कुल भी अलग होता है, एकदम पूरा बैकवर्ड, पिछड़ा लोग, जिनको कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है। लेकिन क्या यह हकीकत है? बिल्कुल नहीं। आज हर आदिवासी मॉडर्न हो चुका है, वो पढ़ना भी जानते हैं, अच्छा कपड़ा भी पहनते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, हर चीज़ वो लोग आज बदल चुका है। मतलब कि इनके बारे में बेसिकली हम लोगों को अपना सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसा हम लोग सोच लेते हैं वैसा जनरली होता नहीं है, बहुत ही अच्छे ये लोग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इनका जो नेचर होता है ना, वाकई कमाल का होता है। मतलब इतना बढ़िया नेचर, मतलब कमाल का नेचर, क्या बोला जाए इसके बारे में। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा एक दोस्त है जो कि आदिवासी है, सैमन मुर्मू और सुबोध मुर्मू। उसके घर कभी हम लोगों को जाने का मौका मिलता है तो इतना बढ़िया बिहेवियर उन लोगों का होता है। जैसे होता है ना कि मेहमान का स्वागत करना, इस तरीके से वो लोग स्वागत करते हैं कि हाँ आइए बैठिए, तुरंत वो लोग एक नया चादर बिछा देंगे आपके लिए, आके बैठ। और पता है मतलब उनके यहाँ पे हम गए हुए हैं, मेरा दोस्त आदिवासी जो है उनके यहाँ पे हम गए हुए हैं, तो उनका कल्चर इतना बढ़िया है उन लोगों का कि जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो मतलब उनके घर में हर चीज़ आपको एकदम अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ दिखेगा। सब चीज़ एकदम डिजाइन किया हुआ, हर जो चीज़ जहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखेगा एकदम। मतलब होता है ना एक तरीके से घर को दुल्हन की तरह बना के रखना, इस तरीके से वो लोग रखते हैं। साफ सुथरा जगहों में वो लोग बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका मानना है साफ सफाई में भगवान वास करते हैं। हालांकि जल्दी वो लोग भगवान में विश्वास करते नहीं है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर पहाड़ों को पूजते हैं, आग को पूजते हैं। लेकिन कुछ आदिवासी ऐसे भी है जो भगवान को भी मानते हैं, तो उनके घर में मूर्ति भी लगा हुआ है अलग अलग प्रकार के गॉड का। बात समझ में आ रही है? तो उनके घर में जब भी जाने का मौका मिलता है तो चप्पल जूता जो भी है उसका एकदम पूरा सहेज के रखो, एकदम साइड से जाओ, एकदम सिस्टमैटिक वे में। तुरंत आपके लिए नया नया बेड बिछाएगा, वो चादर बिछाएगा, अच्छी तरीके से नाश्ता कराएगा, पानी पूरी तरीके से, मतलब जो मेहमान के खातिरदारी होना चाहिए उस प्रकार का बिहेवियर इन लोगों का रहता है। मतलब बिहेवियर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कमाल का होता है। ऐसा बिहेवियर तो हम लोगों के परिवार में नहीं मिलता।
है कि नहीं? हम लोग अपने रिश्तेदारों में जाते हैं तो क्या आपको ऐसा मिलता है? मिलता होगा, कहीं कहीं पे मिलता होगा, नो डाउट, लेकिन बहुत ही बेहतर बिहेवियर इन लोगों का रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में ये है कि जो हम लोग आदिवासी के बारे में सोच लेते हैं वो बहुत ही कम सोचना हमारा है, बल्कि उनका जीवन इन लोगों का और उससे बेहतर होता है। ठीक है, इन लोगों का भी तरीका अलग है। आगे, वी ऑफन ब्लेम आदिवासी फॉर देयर लैक ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन चेंज और न्यू आइडियाज। देखो, अक्सर लोगों का ना ये एक मानसिकता बना हुआ है कि आदिवासी लोग एजुकेशन नहीं चाहते हैं, वो लोग तरक्की नहीं चाहते हैं। ये गलत बात है। आप उनको पढ़ाओ ना, वो भी पढ़ेंगे, पढ़ाने वाला चाहिए ना। इसी प्रकार से उनके यहाँ पे आप डेवलपमेंट वाला काम करो ना, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं। मतलब ये हम लोगों का सोच बना हुआ है कि आदिवासी पढ़ना नहीं चाहते हैं, तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो लोग भी तरक्की चाहते हैं, वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, बस पढ़ाने वाला चाहिए, तरक्की करने वाला चाहिए। तो बेसिकली एक शब्दों में क्या कहा जाए, एक शब्दों में ये, एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि आदिवासी लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं हम लोग, और जो भी जानते हैं वो गलत जानते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये इन लोगों का जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है हम लोग से। हम लोगों के जैसे ही ये लोग आदमी है, ये कहीं एलियन नहीं है कि कहीं और से आ गए उठ के, बिल्कुल भी नहीं, हम ही लोग के तरह है। ठीक है, तो इनको ट्रीट भी हम लोग अपने तरह ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया आदिवासी और उनके बारे में जो हम लोगों के अंदर सोच है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अब देखो कि आदिवासी और तरक्की यानी कि विकास का क्या नाता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी। यानी कि 19th सेंचुरी तक हमारे इंडिया में जो जंगल थे ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पे थे। फिर सवाल है कि सर 19th सेंचुरी के बाद फिर क्या हुआ? 19th सेंचुरी के बाद ये हुआ कि अंग्रेजों ने पूरे भारत में बड़े लेवल पर पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको क्या बनाना था? रेलगाड़ी बनाना था, रेलवे का पटरी बिछाना था, लकड़ी काट के बड़े बड़े जहाज बनाने थे उनको, पानी पे चलने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि 19th सेंचुरी तक हमारे इंडिया में जंगलों का संख्या बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या हुआ फिर उसके बाद। आदिवासी हैड अ डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट। और उस समय तक हमारे इंडिया में जो अधिकतर जंगल थे उन पे कंट्रोल किसका होता था? आदिवासी लोगों का होता था, क्योंकि उनका जीवन यापन भी उसी पे चलता था। और पता है, जितना बेहतर तरीके से आदिवासी लोग जंगल को जानते हैं, उतना बेहतर तरीके से आज कोई नहीं जानता, आज भी नहीं और पहले भी नहीं। क्योंकि देखो, आप जिस चीज़ में ज़्यादा काम करोगे ना, आप उसका बादशाह बन जाओगे, माहिर बन जाओगे। तो इन लोगों का घर ही पूरा जंगल होता है। तो बताओ क्या जंगलों के बारे में इनको अच्छी तरीके से याद नहीं होगा क्या? मतलब आप जंगल में घुसो, भुला जाओगे आप। लेकिन ये लोग जंगल से कहीं भी चले जाए, जंगल के अंदर अंदर, ये लोग कभी भुलाते नहीं है। एक चप्पा चप्पा मालूम होता है इनको जंगल में कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या है, कौन से पेड़ में क्या फल होगा, कौन से पेड़ के कौन से भाग को खा सकते हैं, किसको नहीं खा सकते हैं, कौन से पेड़ को दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से पेड़ को खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, ये सब पता है इन लोगों को। जैसे मान लीजिए हम लोगों को जंगल में छोड़ दे और बोले कि इसमें से ना तुम वो पौधा ढूंढ के लाओ जो कि दवाई के तौर पे काम कर पाते हैं, हम लोग कर पाएंगे क्या? ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन इन लोगों को पूरा पता होता है, क्योंकि इन लोगों का घर ही वो है, तो उनको पता है कहाँ पे क्या है, कैसे होता है, सब चीज़ पता है इन लोगों को। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उस समय तक हमारे इंडिया के अधिकतर जंगलों पर कंट्रोल इन लोगों का होता था, और यही लोग वहाँ पे रहते थे, और हर चीज़ इनको पता था जंगल में कहाँ पे क्या है। In the pre-colonial period, they were hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture। यानी कि प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या हो गया? प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब हो गया जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं था। तो उस समय पे ये लोग हंटर गैदरर थे, मतलब कि जंगलों में ये लोग जाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उसी को मार के पका के ये लोग खाते थे। और एक तरीके से ये लोग ना नोमैड भी थे। नोमैड मतलब अपने जगह के ये लोग बार बार शिफ्ट करते रहते थे, जंगल जंगल ये लोग घूमते रहते थे, एक जंगल में कभी भी लोग परमानेंट नहीं रहते थे। ठीक है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब हो गया कि ये लोग अपना जगह चेंज करते रहते थे, जगह चेंज करते के ये लोग कुछ उगाते थे, कुछ खाते थे, इस तरीके से ये लोग करते रहते थे। ठीक है, मतलब कभी भी लोग परमानेंट एक जगह पे नहीं रहते थे। फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल force applied by the government and private industry lead आदिवासी to migrate and works as plantation worker, casual worker, domestic worker etc। लेकिन अब यहीं पे हमारे यहाँ पे एंट्री हो जाता है अंग्रेजों का।
जैसे इंडिया में अंग्रेजों का एंट्री हुआ, वैसे ही सारे जंगलों पे अंग्रेजों ने एकदम पॉलिसी निकालना चालू कर दिया, फॉरेस्ट पॉलिसी, कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, जो जंगल में उसको बाहर निकालो, ये काट दो, पेड़ काट दो, इसको हटा दो, वो हटा दो, सब चीज़। मतलब कि जैसे अंग्रेजों का एंट्री इंडिया के अंदर हुआ, इनका जीवन जो है ना खतरे में चला गया, क्योंकि इनको जंगल से निकाला जाने लगा, जंगल काटे जाने लगे, इनको जंगल में एंट्री नहीं मिलता था। मतलब जिनका कंट्रोल पहले जंगल पे पूरा होता था, अब उन्हीं को जंगल में जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो जितने भी आदिवासी लोग थे उनको ज़बरदस्ती माइग्रेट करना पड़ा, मतलब कि एक जगह से निकलकर दूसरे जगह जाना पड़ा, और इनको ज़बरदस्ती प्लांटेशन का काम करना पड़ा, मतलब चाय उगाना, फिर से कॉफ़ी उगाना, ओपियम एक नशीला पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं अफीम हिंदी में, वो उगाना, इन सब कामों को इनको करना पड़ा। क्यों करना पड़ा काम ये सब? क्योंकि इनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था। अब जंगल तो वो जा नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेज नहीं जाने देते थे। तो भाई जंगल नहीं जाएंगे, लकड़ी काट के नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? इसलिए अब इनको अलग अलग चीज़ों पे काम करना पड़ा। कैजुअल वर्कर का मतलब हो गया एक तरीके से डेली वेजेस पे काम करना। सो जो पहले जंगल का राजा हुआ करता था, अब वो कमा कमा के दर दर भटक भटक के अपना काम करता है और खाता है। ये सब किसके वजह से पाया? अंग्रेज की वजह से हो पाया। बहुत ही दुष्ट आदमी था। आगे डोमेस्टिक वर्कर, मतलब कि ये लोग दूसरे के घरों में जाके भी काम करने लगे। राजा महाराजा, मतलब कि जो बड़े बड़े अंग्रेज थे, उनके घर में जाके ये लोग काम करते थे, तब इनको पैसा मिलता था और तब ये लोग अपना जीवन यापन चलाते थे। ठीक है, इस तरीके से इनका जीवन जो है ना पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आगे फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सोचो, जिस जंगल में पहले वो लोग रहते थे उस जंगल को साफ किया जाने लगा और वहाँ पे केवल एक ही प्रकार का पौधा उगाने लगा, वो लोग टिम्बर। टिम्बर मतलब वो पेड़ जो कि बड़े होते हैं और बिल्कुल सीधा पेड़ होता है, बहुत लंबा ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है। और वो लोग इस प्रकार का पेड़ इसलिए लगाते थे ताकि उस पेड़ को किस में इस्तेमाल किया जा सके? रेलवे में इस्तेमाल किया जा सके, उसका पटरी बनाने में। मतलब पटरी के नीचे जो लगता है ना लकड़ी, अब तो सीमेंट का लगने लगा है, लेकिन पहले लकड़ी का लगता था। वो बनाने में, बड़े बड़े सीप बनाने में इस्तेमाल करते थे लोग टिम्बर। तो टिम्बर उगाने के लिए जंगलों को साफ किया जाने लगा। खेती बाड़ी करने के लिए अंग्रेजों ने जंगल को साफ कर दिया, तो पूरी तरीके से जंगल एकदम बर्बाद हो गया, इनका जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो गया। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुल्ली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। अधिकतर समय तो ये होता था कि जंगलों को बिना किसी परमिशन के अंग्रेज साफ कर देते थे। अंग्रेज अपने दल बल के साथ गया, बंदूक बंदूक लेकर गया, आदिवासी को डरा धमका दिया कि जंगल खाली करो, नहीं करोगे तो गोली मार देंगे, और बेचारे आदिवासी खाली कर देते थे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि फोर्सफुली जंगल को ये लोग खाली करवा देते थे। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा मोर देन 50% ट्राइबल्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। सोचो, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर लगभग 50% आदिवासी लोग अपने जगह को छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइनिंग वाला काम चलने वाला था, खोदने वाला, कुछ खोद के जंग नीचे से निकालो, कोयला वोयला निकालो नीचे से, इस प्रकार का। लगभग 50% आदिवासी लोगों ने अपने जगह को इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उनको वहाँ से हटा दिया गया। मान लो अंग्रेजों ने रिसर्च किया और वहाँ पे पता चला कि जहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे हैं वहीं पे नीचे में कोयले का खदान है, तो क्या करना पड़ेगा? उनको हटाना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती वो लोग हटा देते थे किसी को भी। रिसेंटली 79% ट्राइबल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। ये रिसेंट का डाटा है, ये हाल फिलहाल का डाटा है। मतलब ये हाल फिलहाल का डाटा ये है कि 79% आदिवासी को बाहर निकाल दिया गया अपने जगह से। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और झारखंड से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ माइनिंग वाला काम होने वाला है। ठीक है, तो आदिवासी लोगों को बेसिकली समय समय पर टॉर्चर किया गया है, वो भी बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, आगे और भी इसमें लिखा हुआ है, इंडिया हैज 54 नेशनल पार्क्स एंड 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवरिंग 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर। सोचो, इंडिया के अंदर 54 नेशनल पार्क्स और 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पूरा फैला हुआ है 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर में। और ये सब का सब जो बनाया गया है 54 नेशनल पार्क और 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब किसके ज़मीन पे बनाया गया? आदिवासी के ज़मीन पे बनाया गया, जंगलों को साफ करके बनाया गया। ठीक है, दिस आर द एरियाज वेयर ट्राइबल्स लिव्ड बट दे वेयर एविक्टेड फ्रॉम दोज एरियाज। यानी कि जो 54 नेशनल पार्क हैं, 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं,
ये सब जो बनाया गया है ये सब आदिवासी के जगह पर बनाया गया और उनको वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ से जंगलों को साफ करके वहाँ पे सब चीज़ बनाया गया। कोई दिक्कत इसमें? तो सोचो इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे आदिवासी लोगों को अपने जगह से हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। लूजिंग देयर लैंड्स मीन्स ट्राइबल्स लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। देखो आदिवासी लोगों का ज़्यादातर जीवन किस पे डिपेंड रहता है? जंगलों पे। और आप उसको जंगलों से ही बाहर निकाल दे रहे हो तो क्या वो अपना जीवन यापन चला पाएंगे अच्छे तरीके से? नहीं चला पाएंगे। तो उसको जंगल से निकालने का मतलब ये है कि आप उनके पेट पर लात मार रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगला, मैनी आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेज। अब भाई उनके पास कोई काम नहीं बचा, जंगलों में जाने का परमिशन है नहीं, तो इस कारण बहुत सारे आदिवासी लोगों ने क्या कर दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, अपने जंगल वाले एरिया को छोड़ दिया और वो लोग मूव करके कहाँ पे? शहर की ओर, ताकि शहर में कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में काम मिल जाएगा तो काम कर लेंगे और अपने बाल बच्चे का पेट पाल लेंगे। ठीक है। और ये लोग शहर में तो चले गए, लेकिन इन लोगों को उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना देखकर कंपनी के मालिक भी इन लोगों को ठग लेते हैं कि हाँ इतना पैसा देंगे, काम करना है तो करो नहीं तो निकलो, इस तरीके से। ठीक है। तो अब बेचारे को काम करना पड़ेगा ना, मजबूरी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। आगे, दस दे गेट कॉच इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब देखो जो पहले जंगल का राजा हुआ करता था, जिनके हाथ में पूरा जंगल होता था, जंगल का सारा प्रॉपर्टी जिनके हाथ में होता था, उनको आज एकदम दर दर भटक भटक के काम करना पड़ रहा है, पैसों के लिए इसको लड़ना पड़ रहा है। क्या पहले इसको ऐसा करना पड़ता था? नहीं, पहले ये तो खुद राजा था जंगल का। तो सोचो जो आदमी पहले इतना भयंकर तरीके से जीता था, अब उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ये धीरे धीरे किसके तरफ, ये मतलब कि ये धीरे धीरे किधर जाने लगे? गरीबी की ओर ये लोग धीरे धीरे जाने लगे थे, यानी कि गरीबी इन लोगों को धीरे धीरे घेर रहा था। आगे, 45% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब ये हो गया कि 45% ट्राइब आदिवासी लोग गांव में और 35% आदिवासी लोग शहर में ऐसे हैं जो कि गरीबी में आज जी रहे हैं, मतलब कि गरीबी से भी नीचे है। वो पॉवर्टी लाइन का मतलब होगा गरीबी रेखा से भी नीचे है, मतलब गरीब से उनका बदतर हाल है आज। सोचो जो पहले राजा था आज वो गरीब बन चुका है, मात्र एक वजह से उसके जगह को खाली करवाया गया, वहाँ पे माइनिंग किया गया, उनके जगह को खोद दिया गया, उनके जगह को काट के वहाँ पे खेती बाड़ी किया जाने लगा। ठीक है। ये दुर्दशा है हमारे इंडिया में आदिवासी लोगों का। ठीक है। आगे, मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड। बहुत सारे आदिवासी के बच्चे तो आज ऐसे हैं जो कुपोषित का शिकार है। माल नरिश का मतलब कुपोषित, हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं कुपोषित, मतलब उसको खाने पीने को भी बढ़िया से नहीं मिल रहा है और कुपोषित का शिकार है। यदि आपको ये पहचानना हो तो वो बच्चा देख लो जिनका कि पूरा शरीर में हड्डी दिख रहा है, बहुत ही कमज़ोर है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं कुपोषित का शिकार हो जाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो। आदिवासी लोगों के जो बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि पहली बात उनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती उसके ऊपर, पहला बात ये है। और दूसरा बात ये लोग उतना अमीर भी नहीं है कि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। ठीक है। तो दोनों का इसमें थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका बनना चाहिए था? गवर्नमेंट का बनना चाहिए कि हाँ भाई आदिवासी बच्चों के लिए भी स्कूल खोला जाए, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे स्कूल खोला जाए, उसके बच्चे भी पढ़ सके। लेकिन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान बहुत कम देती है ध्यान, लेकिन बहुत कम देती है। ठीक है। तो ये था हमारे इंडिया के अंदर आदिवासी लोगों का हाल, जो कि बहुत ही बद से बदतर हो चुका है। अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। अब तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जब भी इस प्रकार के टॉपिक के बारे में पूछे तो आप इन सारे पॉइंट को लिखेंगे, याद करके, समझ के, या फिर अपने से भी आप एक बार समझ लो और लिख दो तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। तो इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। ये टॉपिक हमारा अगले वाले क्लास का रहेगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।